खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी। आज की ज़ाहिर है सबसे बड़ी खबर शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत है। कुछ ज़्यादा नहीं, उनके 25 लाख से असासे 1998 से अब तक तकरीबन 7 अरब हो चुके हैं। 53 करोड़ का जो है वो पैसे की मुंतकली के शहबाज शरीफ, यानी हम आएंगे आगे कि क्या क्या इल्ज़ामात नैब ने लगा रखे थे, मगर बड़े मकासद के आगे छोटी मोटी रकूम का कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद जहांगीर तरीन साहब की और इमरान खान में क्या इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं और ये मुलाकात कब होने जा रही है। इसके साथ काजी फाइज साहब के बेंच में आज एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ और कुछ जजेज हमें कुछ ऐसी तलखी नज़र आई जो कि हर चैनल ने रिपोर्ट की, इस पर हम भी बात करेंगे। उधर मैशत का बुरा हाल, भट्टी साहब काटन बुरान, लाखों नौकरियां निकल गया है, मगर हम बड़े अहम सियासी मसाइल में गिरे हुए हैं। पहले तो आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब। ये मुझे पहले सवाल है, क्या मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप की कंपोजिशन है उसमें कोई तब्दीली आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज एक साइड पे है, शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब एक तरफ है। अब दोनों में से एक बयानिया दफन होगा। मुझे बता दें, PDM कल मौलाना फजलुर रहमान इजलास बनाते हैं, उधर जाके क्या नवाज शहबाज शरीफ या हमजा साहब ये कहेंगे कि हमें हराने शिकस्त दिलाने वाली खलाई मखलूक है, धांधली खलाई मखलूक कराती है, आर्मी चीफ और DG IAS से रिजाइन मांगे? नहीं, कभी नहीं मांगेंगे। अब मरीम नवाज साहब, एक ये बेल कैसे हुई इसकी बड़ी लंबी कहानी है, बड़ा ओपन एंड शट किट था, हम इसमें नहीं जाते। इस बेल की सबसे बुरी खबर अंदाज़न आपके लिए किसके लिए है? मरीम नवाज का सियासी कैरियर डाउनफॉल की तरफ शुरू हो जाएगा। किसकी डाउनफॉल? मरीम नवाज का सियासी कद छोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ साहब हैं। अब बयानिया उनका चलेगा या मरीम का? देखें ना, PDM में का इजलास होता है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान हमारे अदारों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं। मरीम, क्या शहबाज साहब वही ज़बान अपना लेंगे तो हम समझेंगे मरीम साहबा और शहबाज साहब का बयानिया सेम है। जो मरीम साहब कहती रही हैं खलाई मखलूक या इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के बारे में, तो मैं एक शुक्रगुजार हूँ तीनों जज साहबान का, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ी अजीब सा फैसला आया था। एक जज ने कहा मुझसे पूछे ही नहीं और ज़मानत ले ली। तो शहबाज शरीफ की वो उसको अब दुरुस्त कर दिया गया, तो नहीं, मैं सिर्फ वो हिस्ट्री तो रहेगी ना, दुरुस्त तो यकीनन हो गया। अब तीन जज साहबान का रिटर्न फैसला, ज़मानत तो है, लेकिन अच्छा हुआ कि ज़मानत हो गई, वरना आपको पता है मरीम साहिबा को अगर रिलीफ ना मिले तो वो माइंड करती हैं। अब ये रिलीफ है मरीम साहिबा के लिए या मुश्किल? ये कहानी। मुझे एक सवाल मुझे बताएं, ये छोटी छोटी मैं मुख्तसर सवाल करता हूँ। 25 लाख से 7 मैं नलायकी की बात करूँ, नैब की नलायकी की, 25 लाख रुपए से 7 और 30 करोड़ के असासे हो जाते हैं। ज़मीनें हैं कोई कितनी, इनके बच्चों की 299 अपना सलमान शहबाज के नाम पर 391 कनाल ज़मीन है, और ये इतनी तरक्की हुई और फिर इसके बावजूद वो नहीं बता सके 2 विला उनकी मोहतरमा दूसरी एहलिया के भी है। तो ये क्यों नैब इतनी नालायक क्यों नैब? काजी साहब, आप थोड़ा सा IPPs को डाकू ख्वाजा आसफ ने भी कहा, डाकू का हर कहा ना, IPPs चल रही है ना, पाकिस्तान के आपकी खाल और खून निचोड़ रही है ना। तो इस डाके में किसका हिस्सा था फिर? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आपको किसने कहा कि जो अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड करता है पाकिस्तान में उसको सजा मिल सकती है? ये कहा किसने आपको? उसको लाओ, मैं जूते मारता हूँ। ओ भाई, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं यार, जितना बड़ा फ्रॉड है उतनी रिस्पेक्ट देखी। मलिक साहब 1998 में अभी कहते हैं कितने कर्जे होंगे हमारे ऊपर? कोई 20-30 बिलियन का कर्जा होगा, 25-30 होगा। इस अरसे में हमारे ऊपर $1.25 बिलियन का कर्जा चढ़ गया, लेकिन मियां साहब के एहसासों में 7 अरब का इजाफा हो जाता है। ये क्यों? ये क्या होता है? देखिए, वो कुदरती बात है, जब निज़ाम में पैसा आप आवाम पे नहीं लगाएंगे तो कहीं तो जमा जाएगा ना। जब आप बाहर से पैसा लेते हैं तो कहीं तो पेट भरेगा ना। मेरा तो पेट आप खाली कर रहे हैं, वो एक लंबी कहानी है मेरे साथ जो हो रहा है, जो आम शहरी के साथ हो रहा है। तो आप मुल्क नाजुक दौर में है और ये माल बनाई जा रही है और हलाल का माल है और हर अदारा ये हर एक के साथ है। इस मुल्क में कोई आप 22वें स्केल का कोई ब्यूरोक्रेट ले लें, कोई बड़ा ओहदेदार ले लें, किसी सब की एक ही मिनिस्टर ले लें, कोई ले लें, आप कोई ले लें, वो सब उसी की जगह। मगर जो असल पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ, जो आपका बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है कि ये किस किस्म के हमारे इदारे हैं। 3 दफ़ा शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ है, 3 दफ़ा जमानत हो गई है, और इस गुनाहगार आंखों ने कानों में, अपने आंखों से कानों से मैंने सुना है, देखा है कि हमारे वुज़रा कहते हैं जी हमारे पास अब बड़े बड़े एविडेंस आ गए हैं, अब ये गिरफ्तारी होने लगी है। अब तो पहले मैं शुरू कर दूं जरदारी साहब से, ओमनी ग्रुप का वो प्रूफ हमारे पास है, वो लॉन्ड्री है। नहीं सुने आज हुआ क्या है, ये भी तो सुन लेना।
आज आपकी अदालत में ये बहस हुई है कि शहबाज शरीफ के नाम पे 1 रुपया की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, या उनके बेटों के नाम है, या उनकी बेटियों के नाम है, या उनकी मिसेज के नाम है। उन्होंने कहा जी मैं तो मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो, मेरा फिक्रा ले लेना, मेरा फिक्रा ले लें। मेरा सवाल ये है कि यार यहाँ फिर मान ले मैं तफ्तीश करनी नहीं आती, ये हम पागल हैं क्या? और यहाँ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी डिटेल में आपको नहीं भेजूंगा। मैंने घर जा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको उस डिटेल में नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ नहीं, यहाँ ही असल बुराई की जड़ है। यहाँ उसकी बात एक मेरी याद रख लें, ये पूछेगा क्या साहब, कादी साहब इस 30 सालों में जो हुक्मरान रहा है, मुझे सिर्फ इस 30 सालों में मुल्क खरबों रुपए कर्जे में गया है। जो हुक्मरान रहा है, मुझे एक हुक्मरान बता दे जिसका बिजनेस नुकसान में गया हो। चले मेरा सवाल ये नहीं है, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। अगर मैं मनी बना रहा हूँ, माल बना रहा हूँ, तो अगर मैंने उसको अपने अकाउंट में रखना है तो एक पागल कुत्ते का इंतजाम करे जो मुझे काटे, और उसके बाद वो 2 नंबर पैसा मैं अपने नाम पे रखूं। एक बात। दूसरी बात बड़ी साहब, यार टीटी गरीबों यतीमों के आई जिसकी तनख्वाह 5000 थी, वो मेरे अकाउंट में आ गई, उसका क्या मतलब होता है? लेकिन नया बड़ा नालायक है। अच्छा बड़ी साहब, अब जरा इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे। 2-3 फिक्रें देता हूँ। असल मलक हमारे एक दोस्त हैं, बहुत जय्यद साफ़ी, और मैं उनका बड़ा, उनकी एक रिपोर्ट है। इन्होंने जनाब ने 162 बिलियन में इब्तदाई तौर पर ये जो बनाई थी, ये जो ट्रेन, भट्टी साहब, इससे 41 अस्पताल बन सकते थे पंजाब में। 300 पे चली गई तो 80 बन सकते थे। 1 लाख बसें आप लोगों को दे सकते थे कि आप चलाएं और ये मसला हल हो जाए रोजाना। अच्छा, और 10,000 स्कूल बना सकते थे। बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की थी, कमाल की है। 300 अरब रुपया आज हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट होता तो हम कोरोना से जूते ना खा रहे हो। अच्छा, आप बताएं, आप कादी साहब, आप एडमिनिस्ट्रेशन होती नहीं, आप साहिब इल्म है। इस मुल्क में पिछले 30-40 सालों की हिस्ट्री निकाल ले, कौन सा हाकिम वक्त है जिसके बच्चे बाहर नहीं पड़े, और कब हर 5 साल बाद मुल्क मकरूज दर मकरूज नहीं हुआ। पर मेरे पैसे बढ़ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, मुझे कोई ऐसा वजीर आज़म वजीर आला बनाए जिसके असासे बहुत नीचे आ गए। अगर मुल्क नीचे जा रहा है, इकॉनमी नीचे जा रही है, वो तो 95% गुरबा की जा रही है। चंद खानदानों की जो दीमक की तरह से मुल्क को चाट रहे हैं, उनमें से किसकी कम गई है? मुझे वो बताए ना। मोहतरम जरदारी साहब की 3 दफ़ा हुकूमत रही, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की रही। जब ये पहली दफ़ा आए थे 85 में, पाकिस्तान में कितने करते थे? आज निकाल ले आपको हिस्ट्री। नहीं बड़ी साहब, एक और बड़ी बात है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर है और इन्होंने घर कनाला नहीं वैसे गिन सकते। हम एक कभी नाजुक दौर में हुए हैं यार, हम इसलिए नाजुक दौर में हैं क्योंकि ये वारदात मुल्क नाजुक दौर से जब गुजरा, इनके बैरून मुल्क खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बढ़ गई, क्योंकि मुल्क को नाजुक दौर से गुजार के अरबों रुपए कमीशन आएगी ना। अगर मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है तो मेरी भी आमदन कम होनी चाहिए, महंगाई का मुझे भी इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन इन्हें सूटन होती है क्योंकि आईपीपी से अरबों रुपए कमीशन मैंने नहीं लेनी। मलिक साहब, मैं एक पॉइंट सिर्फ देना चाह रहा हूँ, ये सारा फोकस आपका पॉलिटिशियन पे है। मेरा लिए इस माह में सारे नंगे, अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। आप कोई मुझे टॉप का बंदा दिखा दे पाकिस्तान जिसका पैसा बाहर नहीं है, मुझे बंदा मैंने कब कहा ये निजाम ही नहीं है, तो इनकी बदयांती जायज होगी? ये नहीं है, ये निजाम आम आदमी के लिए है ही। चैलेंज कर रहा हूँ कि पीएसपी और डीएमजी अफसर, कुछ अफसरों की मैंने सीसी फुटेज रखी है जब पहले दिन गए थे ये एकेडमी में, और आज हर एक का बच्चा 80% 70% अमेरिका पढ़ता है और उनकी तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा होता मंथली खर्च। नहीं बटी साहब, एक मिनट मुझे ये बताएं, मैं कब इनको डिफेंड कर रहा हूं? मेरा तो आपसे एक सिंपल सवाल है, हम जर्नलिस्ट बैठे हैं, आपने माशाल्लाह कितनी पोजीशन पे बैठे हैं इस वक्त, चैनल हेड आप, दुनिया में कोई ऐसा मीडिया है जहां पे ये ब्रेकिंग न्यूज हो फलां बंदे की जमानत होने जा रही है? मुझे तो ये नहीं समझ आ ये ब्रेकिंग न्यूज है। नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पीटीआई ने, फिर पीटीआई ने, फिर नून लीग ने। यहां पे ये ब्रेकिंग, ये आर्गुमेंट इनका ये है कि अगर इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट चोरी करती है तो लिहाजा हमें भी करने दो। एस्टैब्लिशमेंट की चोरी चीफ एग्जीक्यूटिव ने रोकनी है। चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। मैं आपसे आप कहते हो कि यार हम डकैत हैं तो कोई बात नहीं, आपने तो खाया। ये आर्गुमेंट साहब मुझे अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। ये मरियम की ट्वीट पढ़नी है। नहीं, मैं पहले मरियम की ट्वीट छोड़ें, इसके तो ट्वीट कौन कौन से पढ़ेंगे और किसका। मेरी एक बात बताएं, एस्टैब्लिशमेंट के पास तो मेरी हेल्थ का बजट नहीं है, नहीं मेरी एजुकेशन का बजट नहीं है, डीपीओ डीसीओ तो एस्टैब्लिशमेंट का बजट भी इनके पास था। पीआईए को कैसे चलाना है, वापडा को कैसे चलाना है, सारे महकमे तो इनके पास है जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाया है। तो मुझे उनका नताइज बताए। कोई एक, चलो आपको किसी को तकलीफ होगी एस्टैब्लिशमेंट से, किसी एक जनरल का बेटा
बगैर प्रॉपर पाइपलाइन से निकल के हुआ एक बंदा बता दे जो जनरल बनाओ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक मिसाल तो होनी चाहिए ना यार। एक अदारा बचा है, अगर वो सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं गलत है गलत है गलत है गलत है। उसे तो मेरा आर्गुमेंट आपसे आगे का है। नहीं, अगर वहां कोई खराबी है तो ठीक पार्लिमान ने करनी है, मगर पार्लिमान में बैठ के ठेके बेचोगे तो उनको ठीक कैसे करोगे? और कादी साहब आप बताएं, मुंह पे दाग आ रहा है, बदबू आ रही है, घिन आ रही है और हम लोगों के ऐब निकालने चले हैं। हमारे हुकाम ये थे ना, ये मुझे कहते थे ना मैं तकदीर बना दूंगा, दो नहीं एक पाकिस्तान दूंगा। नवाज शरीफ कहता था कि पाकिस्तान को मैं जन्नत बना दूंगा। ये बातें ये करते हैं लीडर। ये है काजी साहब, थोड़ा सा लीडर और अफसर में फर्क रखे। अफसर अगर कोई करप्शन नहीं, पर मैं उनकी चोरी का जवाब देना चाहता हूं। बस इंसानी स्मगलिंग अफसर को आप ग्रेड किसका मैंने आगे बढ़ना है। काजी साहब को तंग करने के लिए एक फिक्रा, ब्रिगेडियर इजाज साहब हमारे वजीर दाखिला थे, उनका अपनी आंखों से मैंने इंटरव्यू सुना है, देखा है। उन्होंने फरमाया था कि नवाज शरीफ को करप्शन से भी हमने निकाला। चला आगे चले। चलो उन्होंने निकाला। नवाज शरीफ मेरी बात सुन ले। मैं मुझे थोड़ा सा मैंने देखा ये तो नहीं यार, ये तो कमेटी दे दे। नवाज शरीफ जब 81 में जियाउल हक ने उन्हें एक मिनिस्टर बनाया सूबाई, उसके बाद आज वो झोंपड़ियों में रहते हैं। वो बेचारों का बिजनेस तबाह हो गया क्योंकि सियासत इबादत है ना, खिदमत है, सारा काम सियासत में करते रहे। मलक साहब सही कह रहे हैं, मुस्तहिक हैं वो लोग, उन्हें ज़कात दो खुदा का वास्ता। वो सही कह रहे हैं। एक बंदे ने इतनी 3 दफा कुर्बानियां दी कि अपना सारा कारोबार तबाह कर दिया। एक पैनी ना उसके पास है ना नवाज शरीफ के बच्चों के पास है। वो तो बेचारा गरीब गुरबा है। सही कह रहे हैं। हमने करप्शन इसलिए की है कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत गंदी थी। नहीं, हमने करप्शन इसलिए और हमारी करप्शन जायज है। दिस इज आर्गुमेंट। अच्छा, ये ट्वीट है मरियम साहिबा की, जरा सुन लें। 10 साल कहीं भी नाइंसाफ़ी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। जितनी मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ वफ़ाए नवाज शरीफ निकला। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत करो और झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए। मैं खिदमत दस चुका। ये 300 अरब रुपया अगर हेल्थ तक लाया होता और ठेकेदाराना डाल करना तो आज साड़ी कितने इन्होंने फरमाया है 10 साल खिदमत क्या है इंसाफ मिला जी। उन्होंने नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ की तरह खिदमत करके बताओ जिस तरह बच्चियों की खिदमत की थी। अच्छा, मैंने अर्ज किया ना, तो मेरी एक ख्वाहिश है ये मरियम नवाज साहब अपनी फैमिली के तमाम लोगों की, सिर्फ प्रॉपर्टी लोगों को बता दे कहाँ कहाँ यार। इतना तो हक है ना इस कौम का, ये लीडर है हमारी। दूसरा, 10 सालों में अपने घर से 1 किलोमीटर दिन सानिया मॉडल टाउन में जिंदा इंसानों को, औरतों को, बच्चों को भून डाला तुमने। दुरूद पाक पढ़ती हुई तंजीला को तुमने कत्ल कर डाला। ये वजीर आजम भी इंसाफ नहीं उसको दे सका। किस मुंह से आप इंसाफ की बात कर रहे हो? 100 लोगों को गोलियां मारे भाई सरकारी पैसों से। ये खिदमत हो रही है। ये खिदमत की है आपने, कमाल है। आपने आसफ अली जरदारी की जुबान काट दी, ये खिदमत है आपकी। आपने मुशर्रफ से डील करके बाहर चले गए, ये खिदमत है आपकी। आपके ऊपर खरबों रुपए बैरून मुल्क ले जाने का इल्जाम है। उनकी आप ट्रेल देने की बजाय ये है वो है वसाइल। असेंबली में खड़े होकर झूठ बोलते हो, अदालतों में झूठ बोलते हो, जलसों में झूठ बोलते हो, ट्वीट में झूठ बोलते हो। नहीं, मरियम साहब से सिर्फ इतना सवाल करता हूं, हो सकता है सारे इल्जाम इन पे गलत हो, सिर्फ ये अपनी टोटल बता दें इनकी और इनकी फैमिली की प्रॉपर्टी बैरून मुल्क कितनी है। ये कितना छोटा सवाल है, मुझे बता दें तो मैं 1 मिनट में भी कहता हूं मुझे करे सवाल। ठीक है। नहीं मलक साहब ने कुछ नाराज हो रहे हैं। नहीं, मेरा तो इस पे ये जवाब है ना, आप इलेक्शन कराएं, आप लोग उस पे फैसला। इलेक्शन भाई तो फिर अच्छा कत्ल किसी ने किया है तो आगे बढ़ना यार। बस भट्टी साहब, आप 70 साल से अदालतों से पाकिस्तान की सियासत चला रहे हैं। अनबिलीवेबल बात है कादी साहब, मुझे बता दें आप अदालतों से सियासत नहीं कर सकते। 2 मिनट ठहर जाए। एक मेरे मलक यूनू ले आइए। अच्छा कादी साहब शर्म नाल डुब मरो। नहीं, मैं मलक साहब की लॉजिक भी लोगों ने सुनी। अदालतों से कत्ल किया, एक ने डाका मारा, उसको क्या कहेंगे? इलेक्शन यार मुजीब से आप शुरू हैं, भुट्टो से शुरू हैं, सबको आप अदालतों में लेके गए। सियासत वही बात ये है कि जिन्होंने हमें बचाना था इन सब से, वो खुद ही डकैत निकले, तो हम किधर जाए मलक साहब? और आज हम डकैतों का तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ज़रा राना सनाउल्लाह और खाकान अब्बासी साहब ने जो माशाल्लाह किया है, और उस हवाले से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ क्लिप इंडिया से आए जिसमें माशाल्लाह वो तवा लगवाया इन्होंने, और ये बड़े खुश होते हैं कि ये उन्होंने इतना मीडिया में ये मौका दिया उनको, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। क्या आप माफी मांगेंगे उनसे या उसी दिन के स्टांस पे? मैं सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर से किसी और इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकता। 1 मिनट बड़ी साहब, इन्हें चाहिए कि खाकान अब्बासी साहब अपने वालिद के बियाफ पे माफ़ी मांगे जो फ़लस्तीनी कत्ल हुए थे।
जो बचाने गए थे उस डिक्टेटर को, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक भी गया था, और मोशे दयान ने कहा था कि इतने बंदे एक दिन इसराइल नहीं मारे जितने इन्होंने मारे थे, तो उसकी भी माफी मांग ले। ये अपना इजलास हम बाटा चूक में ना करा लिया करें फिर। अच्छा जूते चलने हैं कादी साहब, फिर मलक साहब, मैं तो अब सोच रहा हूँ आजकल ना बॉस से रिक्वेस्ट करके टॉक शो ही छोड़ दूँ। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट सुना था बड़ी मुकद्दस है, वहाँ कानून साजी होती है, जूते चलेंगे। वो तो कह रहे हैं जूते चलेंगे। अगर मुझे इंसाफ पार्लियामेंट में ये लोग जाएंगे नोटों के बल पर तो जूते ही चलेंगे। एक जाली रेटिंग वाला शख्स, जाली रेटिंग वाला जिसपे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर चुकी है, मैं किसको जूता मारूं? मैं इस बेबस कानून को मारूं या अपनी सोच को मारूं या इंसाफ के तलबगारों को कहूं कि खुदा के वास्ते इंसाफ की बजाय जुल्म का रास्ता अपनाओ? अगर ये हमारे लॉ मिनिस्टर ने हैं राना सनाउल्लाह साहब, और इससे पहले शाहिद हकार अब्बासी साहब ने स्पीकर साहब से कहा था तुम्हें मैं जूता मारूंगा, अगर ये आपका जमहूरियत का हुसन है तो ये आप सीरियस सवाल हमें बदसूरत मैं एक सीरियस सवाल करने लगूं, क्या ये सियासी मुखासमत है या माफियाज के दो जत्थे आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, माफिया के जत्थे हैं, सियासत नाम का वजूद नहीं। सियासत वो है जिसके सम्राट आम जिंदगी, आम शख्स की जिंदगी में आसानियाँ पैदा करे। सियासत कभी इबादत खिदमत हुआ करती थी। मैंने कहा सियासत करने वालों से उनके असासे तो पूछ लें यार, आप जब सियासत में आए थे क्या है, आज क्या है, यही मुझसे यार हम तो उनकी डकैती का जवाब दे रहे होते हैं भाई। देखें जवाब तो फिर ऊपर बड़ा नेकी का काम किया, बड़े मजबूर थे, लूटना पड़ना, उनको लूटना पड़ गया था। अच्छा मलिक साहब, ये क्या सफीर वाला क्या मामला है? सफीर अब फ्रांस की बात है। फ्रांस देखें फिर वो बात है कि मतलब किस लेवल पे मैं बात करूं। आपने किसी से कहा था कि सफ़ीर को निकालना कि नहीं निकालना, आपने एक प्राइवेट बंदे से कहा जी बहस कर लें, सफ़ीर को निकालने की बहस नहीं करनी, मुल्क बदरी की सफ़ीर को निकालने पे सिर्फ यार मुझे खबर दें क्या इनके तहत TLP, मुस्लिम लीग नून और JUI के इत्तेहाद होने जा रहा है? वो मैंने तो कल भी आपको बताया था कि नून की जो पॉलिसी है, आज तो मेरे अहले अखबार में भी ये चीज़ छप गई है। वो चाह रहे हैं, भट्टी साहब ने बड़ा इस पर रेड किया था कि आप मज़हब को बीच में ला रहे हैं। मैं कि नहीं, ये लोग वोट एक एक वोट गिनते हैं और वो चाह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन पैदा हो। वो चाह रहे हैं कि PTI और तरीके लब्बैक आमने सामने है ताकि वो जो मजहबी जज्बा है, जो पकीज़ा जज्बा है, वो हम पोलिटिकली अपने लिए गेन करें। मैंने कल भी आपको बताया था 22 लाख वोट है उनका पंजाब में, और इसीलिए पार्टी में बाकायदा ये बहस हुई थी कल जब ये अपना करारदाद पेश हुई थी। नून ने कहा था नहीं, कुछ लोगों ने कहा हमने नहीं जाना, उनका नहीं हम तो इसका फ़ायदा उठाएंगे, हम अपने आप को जोड़ेंगे लब्बैक के साथ। ये है तो। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम कोई भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हम तो तारीख है, सॉरी टू से ऐसे ही है, सच ही यही है, हमें पैसे देगा तो ले, सच यही है। उस वक्त हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए हमें TLP तो एक लेजिटिमेट जमात है और हम मुसलमान होने के नाते से उनकी इज्जत दोनों करते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट हमें पैसे दे तो ले लेने चाहिए। मेरा ले हमने तो ऑन रिकॉर्ड सामा से पैसे लिए हुए हैं। चलें फिर ठीक है यार। हाँ जी फिर किधर जाइए? देखिए कादी साहब, इसका एक ही हल है, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब। ये बार बार 4-4 साल बाद केस चला के फिर बंदे रिहा कर दोगे। मनशियात फरोश जब असेंबली में आप बिठाएंगे, ये मैं नहीं कहता, ये जज साहब कहते हैं कि मनशियात के फैसले लगते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट फिर वो कैसे जज साहब ये कह दें कि मनशियात के पैसे इलेक्शन में खर्चे होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, तो फिर क़यादत कैसी आएगी? ये सवाल है। वहाँ बताया डस्के का इलेक्शन ब्रेक है, डस्के का इलेक्शन का तो किस तरह मनशियात है? आंडे गरम आंडे वाला है जी, गरम आंडे यानी तो अच्छी हेरोइन है और अच्छी, और अगर गरम आंडे हैं तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। और ये भाई फिर भी वादे लग रहे थे, जब अंडे होंगे तो फिर असेंबली में जूते ही होंगे। अच्छा, फिर बात सुने, अगर दूसरा नशा लेना देसी अंडे। अच्छा देसी अंडे भी है। अच्छा चले जनाब, ये अंडे फरोश हैं, कब हमसे निजात मिलेगी? मगर एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अभी बहुत सी अहम खबरें, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो बड़ा अहम था। जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब की मुलाकात के वाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक जहांगीर तरीन साहब का एक शॉर्ट सुनवाते हैं आपको, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। सुनाइएगा। मेरे घर में एक इफ्तारी थी, उसके इफ्तारी से एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मेरे साथ, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। और रिक्वेस्ट ये आपसे कि आप इस इफ्तारी को पोस्टपोन कर दें, आगे कर दें। अच्छा भट्टी साहब मेरा सादा सा सवाल है, जरा इससे हटके भी है, इसके साथ भी है। हर हिंदी फिल्म की तरह एहतसाब की फिल्म का भी हैप्पी एंडिंग क्यों होती है?
कायद साहब दरअसल हमारे कोयटा में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त है सलीम शाह साहब, उन्हें मैसेज आया, उन्होंने कहा थोड़ा सा गुस्सा कम रखें। हाँ जी, नहीं गुस्सा तो है नहीं, हमें ड्रामा कर रहे हैं। सलीम भाई गुजारिश है, बदकिस्मती है, इन्होंने गिद्धों की तरह इस मुल्क को लूटा, गरीब आदमी की बात नहीं करता। अब मेरी गुजारिश है, मैं एहतसाब के पहले दिन से हक में हूँ। मेरी नज़र में इस मुल्क को तबाह करने में करप्शन है, वो साफ़ी करता है, जज करता है, जनरल करता है, शायद कोई भी करता है, उसे माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब से मेरी इतलात के मुताबिक मैं फिर इस केस में फंसा हूँ। ये पर्चे गलत मुलाकात कौन तय करवा रहा है ये तो बताए ना। मुलाकात 99% तय हो गई है। मैंने गुजारिश की है कि मुलाकात अगर नहीं होती, गल बात नहीं होती, तो बजट मंजूर नहीं हो सकता। अगर कोई अवाम सड़कों पे निकला है करोड़ों की सूरत में, मुझे नहीं पता, अदरवाइज जहांगीर तरीन साहब के पास MNA और MPA और दूसरा 4 MNA बलोच KPK से और 6 MPA ने भी जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया है कि अगर हमें कहे तो अगली तारीख पर लाहौर में आपके साथ आने के लिए तैयार है। अब इमरान खान साहब ने आज जो मेरी इतला है, उन्हें कुछ लोग उनके जो MP MNA वज़रा जो करीबी हैं उन्होंने मशावरत की है, आप जहांगीर तरीन से मिल लें, केस पे उसका असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अगर उनके खदशात ठीक है तो उसे देख लें, अगर नहीं है तो कानून तो अपनी जगह रास्ता ले ही रहा है। तो मेरा ख्याल है मुलाकात करने में क्या हाल है। हाँ, NRO किसी को नहीं मिलना चाहिए। एक और भी मैं सुनवा दूँ शॉर्ट उनका, जरा सुनवा दें जहांगीर तरीन साहब को। कि हम नहीं किसी कमेटी से मिलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नहीं। इमरान खान को यार 30 से ज़्यादा लोग हैं, 35 से 40 हो जाएंगे। इन सब लोगों ने कहा है कि सर हमें हम आपके MNA MP हैं, आप हमारे वोटों से यहाँ पे हुकूमतें बैठी हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुने, टाइम दें। मलिक साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे एक बात समझाएं। जिस तरह आप कहते हैं ये IPL की टीम उसकी है, वो टीम उसकी है, तो ये भी कोई ये ओनरशिप की टाइप लगती है। वो ये पर्सनैलिटी है ना, फिर बात वही आगे देखे। इमरान खान की और जहांगीर तरीन की लड़ाई की तो बनती नहीं है। एक सरकारी इदारा है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैं अकल की बात कर रहा हूँ। और मैं ये कतन इमरान खान पे तनकीद नहीं कर रहा, इस हवा में सारे नंगे। तो आप एक इल्ज़ाम लगा, इसका मतलब आप अदालत में जाएँ, वहाँ से पाक साफ होकर आप आ जाए, आप अपना PTI संभाल लें, जो भी आपने संभालना है। मगर ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ये जहांगीर तरीन को शुक्रिया अदा करना चाहिए अपना शहबाज शरीफ की ज़मानत का। पहला प्रेशर। दूसरा प्रेशर पंजाब और शहबाज शरीफ की रिहाई, जो आज जब आपने कभी इस तरह भी सुना था कि आप अदालत में जाएंगे, आपके साथ MPA बढ़ते जाएंगे, आज इधर खबर से मजीद 10 ऐड हो गए हैं। तो पंजाब का गारंटीड था कि वो आप बजट वहाँ से नहीं लेके जा सकते। उसमें वजह यह है कि सेंटर में किसी हद तक मतलब वहाँ पे सुख चैन है, वहाँ पे नहीं लगता कि इमरान को कोई हिला सकता है। मगर पंजाब खतरे में था, और अगर इमरान खान ने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया तो बहुत बड़ा दब्बा लग गया। गल है, कहते सन जर्मनी में बड़ा डाटा थे, पुत्र मेरा भी बड़ा कौड़ा। ये खतरा सी थे भट्टी साहब से पूछे, जो लाइन में लग के वोट डालते हैं, इधर बैठे होते हैं, वोट उधर से निकलते हैं, की खतरा उनको लोग रात को 90% मिल के आते हैं उधर। मेरा ज़ाती ख्याल है, आप अगर थोड़ा सा देखें, इस मुल्क में मार्शाल्लाह में रुकावट फौज है, उन्होंने फैसला किया हमने नहीं आना। नवाज शरीफ दौर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नहल हुए, लेकिन वज़ीर आज़म नून लीग का ही आया। पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रज़ा गानी हुआ है। इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा नहीं, लेकिन उनकी जमात के लोग हैं ना, मिलने में वैसे नुकसान क्या है? कोई अर्ज नहीं है। मुझे बताया ना, अगर शहबाज शरीफ अब रिहा होके आएंगे तो अपनी जमात के लोगों से मिलेंगे ना। हो सकता है कुछ से मरियम नाराज। सॉरी मैं इंटरप्शन कर रहा हूँ। देखिए, हमने कोई लड़ाई नहीं है, मगर मेरा नहीं ख्याल 5 साल नवाज शरीफ में 60-70 बंदा इस तरह लेके कुछ घूम रहा था अदालतों में जाए। मुझे नहीं याद जरदारी के दौर में 50-60 MPN लिए कि पीपल्स पार्टी अच्छा, किसी को बताना। जो सवाल मेरा आपसे है, सवाल ये है कि ये इमरान की क़यादत पे चैलेंज नहीं है कि आप अपनी पार्टी नहीं संभाल सकते। सीधी बात ये है, लीडर ये होता है कि सबको साथ लेकर अल्लाह भला करे। ये आर्गूमेंट मैं बताऊं, वैसे 2008 में जब नून लीग की हुकूमत पंजाब में नहीं बन रही थी, तो काफ लीग का यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाया था इन्होंने, अता मानका ने, जिसकी सरबराही की थी। शहबाज शरीफ की कम चलती थी, अता मानका की मर्जी के बगैर साहिवाल में DPO DAG नहीं लगता था। हमारी तारीख ना कोई बहुत अच्छी नहीं है, एक इमरान खान की ताइश नहीं है। अब मैं सलीम शहजाद साहब की वजह से आहिस्ता और बोल सलीम शाह साहब हमारे जिगर है। इमरान खान की कमजोरी तो है ना, वो छांगा मांगा ही नहीं कर सकता। नहीं, अच्छी बात है ना करे, अच्छा, लेकिन देखे छांगा मांगा ना करे, लेकिन अपने अराकीन असम्बली से या अपोजिशन से भी, मैं तो इस हक में हूँ
कि इमरान खान साहब को अपोजिशन से भी बैठ के मिलना चाहिए, आए इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, हर दफ़ा धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, इस गंद को साफ करें, मिल बैठ के देखें। अच्छा भट्टी साहब, अगली बड़ी स्टोरी है क्योंकि पूरी कौम इस वक्त अदालत को देख रही है और आज एक वाक़या हाई कोर्ट के बाद, लाहौर हाई कोर्ट के बाद वहाँ भी हुआ जब एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं कुछ बर्म हुए और चले गए थोड़ी देर के लिए, फिर 10 मिनट की ब्रेक हुई। हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज, बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं, सारे ही हैं, लेकिन मुनीब साहब की मैं ज़ाती तौर पर भी उनको मैं देखते रहता हूँ उनके केसेस। तो वो एक नज़ा बना, एक जज साहब ने कहा कि भाई आप मुख्तसर करें, तो दूसरे जज साहब ने कहा नहीं। जस्टिस बाकर ने कहा, एक्चुअली जो सरकारी वकील है ना वो अपने दलाइल दे रहे थे, जस्टिस बाकर सीनियर है, उन्होंने कहा यार आप इतनी मुख्तसर बात करें क्योंकि केस बड़ा लंबा हो रहा है। तो जस्टिस जो मुनीब थे ना उन्होंने कहा कि आप उनको बात करने दें, तो वो मतलब बड़ा मुश्किल है मुझे ये इजहार करना। तो वो जस्टिस बाकर गुस्से में आगे वो खड़े हुए, उन्होंने बड़ा ज़ोर से पेन मारा और ही लेफ्ट दी कोर्ट। और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की शायद देखिए मेरी गुजारिश है, हमारे लिए तमाम सिविल जज साहब नहीं, मेरे लिए तो रेडी बान भी काबिल एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तो बड़ी अहम है, लेकिन अगर ये बात कह दी कि ज़रा आराम से इसको बात पूरी करने दे दें तो इस पर गुस्से में आने की क्या जरूरत थी? कोर्ट छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए। जज नहीं, मैं खुदा ना यार, मैं अल्लाह का वास्ता क्यों मैंने मरवाना जाए, अंदर भी कराना जाए, सिटीजन की मैं कह रहा हूँ कि अमूमन ये प्रैक्टिसें नहीं होती। जब आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, फायद ईसा साहब भी कई दफ़ा अपनी आवाज़ से बहुत ऊंचा बोल गए, जिस पर जज साहबान ने कहा कि अंदर आहिस्ता बोले। हाँ, तो ये कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन ये स्टेज नहीं आनी चाहिए। कभी सुना आप माशाल्लाह आपका भी? मैंने तो कभी तसव्वुर, ये जो कुछ गुफ्तगू हो रही है ना, मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, सुप्रीम कोर्ट अनबिलीवेबल है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, फायद ईसा साहब कोई मामूली जज तो नहीं है, इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनाया था, मुझे याद है कोटे से, तो बड़े सीनियर, बड़े काबिल, पढ़े लिखे, यकीनी बात है जो सुप्रीम कोर्ट का जज। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये आज तो अदालतें बहुत बेहतर है और हम उम्मीद भी लगा के बैठे हैं। यहाँ तो जुल्फ़िकार भुट्टो भी फांसी लगा था लाहौर में। नहीं साहब नहीं, देखें दो जज साहब की आपस में अगर जुमले सख्त हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी हुए हैं, ये मुनासिब नहीं होता। अपनी वर्डिक्ट में वो डिसेंट जिस चीज़ ने देनी है वो दे दें, उनका राइट। इख्तिलाफ है, ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि जो बुनियादी चीज़ है जिसे हम मिस करें, दुनिया कोरोना बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो रही है, हमारे यहाँ नौकरियाँ जा रही हैं, मगर हम जहांगीर तरीन साहब से और नवाज शरीफ साहब की बेल से कब हमें इजाज़त मिलेगी कि हम इन इशूज़ को देख सकें? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक आलमी नशरियाती इदारे ने हमारे बारे में एक रिपोर्ट दी और ये है भट्टी साहब, हमारे जो हमारा जो सेक्टर है कॉटन के बारे में इतना बता दूं कि ये वो मिलें लगाई थी इन्होंने वहाँ पे, इस पे के खिलाफ हाई कोर्ट का एक फैसला भी है। इन्होंने जो कॉटन ग्रोइंग एरिया था वहाँ के लिए, वो गन्ने के लिए, माल बनाने के लिए, और दे स्टैंड इन कंटेम्प्ट ऑलरेडी। गालबन जस्टिस आयशा साहब का मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो फैसला था कि मिलें वापस लेके आओ, और यार हुकूमत करके विक्ट्री साइन बना के माल ही बनाते रहते हैं। अब इसमें $50 बिलियन का नुकसान हुआ है भट्टी साहब। इसके साथ 40% वर्क फोर्स जो इसमें काम करती है कॉटन के रिलेटेड इंडस्ट्री से, वो ख़तरे में आ गई है, और जो यानी कोई कई 100 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। एक फैक्टर थोड़ा सा बताना ज़रूरी, जो कॉटन है असल में इशू क्या है? इशू ये है 1992 के बाद, यानी कि तकरीबन अब 30 साल में इतनी कम हमारी कॉटन की फसल हुई है। हमारी डिमांड है 1 करोड़ 20 लाख उस बेल्स की, और हम पैदा कर रहे हैं 50 लाख। इसका मतलब है कि आप 40% जो पाकिस्तान की लोग जो इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इसको ना वाइट गोल्ड आप कहते हैं, यानी कि जो आप क्रॉप ले रहे हैं वो डॉलर है, जब आप वो रुई निकालते हैं वो आपका डॉलर है। तो अगर आपकी डिमांड होगी 1 करोड़ 20 लाख, पैदा आप कर रहे हैं 50 लाख, तो आप फ्यूचर खुद ही देख लें, आप इनसे सवाल करें। असल बात साहब, अब हम ये कहते हैं, हम आसान बात करते हैं। अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि $50 बिलियन का नुकसान 10 सालों में हमें ये हुआ। अच्छा, अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई कि $45 बिलियन का नुकसान 10 सालों में IPP जरिए इंफ्राडियो ने किया। वर्ल्ड बैंक कह रही है $100 बिलियन बन गया, यानी 10 साल। अच्छा सुन लें, 1.1 ट्रिलियन, 1100 अरब रुपया हम उस बिजली का पे करते हैं जो बनती नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट। कौन कहता सी गरीब ये फ्राडियों के हाथ में हम, या कोई और बात? आपको किसने कहा है पाकिस्तान में गरीब है? 95% आम शहरी जो भी ताकत में है, चाहे किसी भी जगह पे है, वो अमीर हुआ है। ये जो भी आप कह रहे थे ना कपास हुआ, तो एक हाकिम वक्त था, उन्होंने अपनी शुगर मिल उठाई और ऐसे ही एरिए पे ले गए जिस पे हाई कोर्ट बरस हुई, सारे कानून में उनकी बात कर रहे हैं हम।
तो उनको किसी ने पूछा ही नहीं। किसको नहीं पूछा भट्टी साहब? सॉरी, वो एक खाक में वक्त था, उसने अपनी शुगर मिल उठाई और उठा के बगैर नहीं पूछा, हाई कोर्ट का फैसला के वापस लेके आओ और अभी यार तक वो नहीं ना आई। मेरे मोहतरम बेल मिल गई है, उसमें भी मिल जाए, मतलब मेरी मोहतरम मेरे मोहतरम नहीं ना आई। मैंने इसलिए कहा है इनके लिए आर्डर कुछ होते हैं, इम्प्लीमेंट कुछ होता है। वैसे एक बताऊं, एक अहम खबर है, पिंडी का मौसम एक बड़ी अच्छी सीट पे था, मौसम उसका चेंज हो गया थोड़ी देर पहले, वो मुझे नहीं पता। बाकी पिंडी का मौसम तब्दील हो गया, बड़ी शदीद बारिश हुई है। ओ मैंने यार दो चार बूंदे हुए हैं, जिस बारिश का इम्कान था वो नहीं हुई, हल्की बारिश हुई है। हल्की बारिश हुई, चलें अल्लाह ताला धूप आ गई है वापस जो है। अच्छा, इसी तरह टोबैको में 150 बिलियन हम कमा सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू ले सकते हैं, उसमें चोरी चोरी नहीं, उसमें स्मगलिंग बंदी कर दें। गैर कानूनी सिगरेट आ रहे हैं, आप 70 अरब ले रहे हैं, यानी कि 70-70 अरब टैक्स ले रहे हैं, गुंजाइश 150 की है। अब सोचे कितना पैसा बीच में, 80 अरब रुपया किधर जा रहा है वो सारा। अच्छा भट्टी साहब मुझे ये बताएं, एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था, जो उस वक्त इससे यूनाइटेड नेशन से पहले क्या लीग होती थी, कौन सी लीग होती थी, अक़वाम मुत्तहिदा से पहले लीग ऑफ नेशन, उसी से कहा था कि ये चोरों का बावर्ची खाना है। लेनिन ने कहा था उसके बारे में कि ये चोरों का बावर्ची खाना है। तो भट्टी साहब यहाँ भी कहीं चोरों का बावर्ची खाना तो नहीं खुल गया? पाकिस्तान नहायत अदब एतराज़ है, चोरों डाकुओं लुटेरों का याद रख लें, जन्नत है उनके लिए। डाकू हो, आपके पास करप्शन करनी आती हो, करप्शन बांटनी आती हो, हिस्सा देना आता हो, इससे ज़्यादा महफूज मुल्क नहीं है। मैंने अर्ज़ किया है, जो भी हाकिम वक्त रहा है उनकी प्रॉपर्टियों की डिटेल बता दें, जब वो उधर आए थे क्या है आज बताया तो है। 28-25 लाख आए थे 1998 में और निकले 7 अरब। इनके जो वालिद साहब का जो असासे थे 1995 में आया है 7 अरब, इससे ज़्यादा है। मुझे अंदाज़ा है काजी साहब कुछ चीज़ों के अब सबूत नहीं होते, क्योंकि करप्शन की ना रसीद होती है ना कोई विटनेस। भट्टी साहब मेरा तो मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कहाँ ताल्लुक होता है हमारे मुल्क में बच्चों से? क्या हमारे असासे बच्चों को मिलते हैं या हमने कभी फेवर किया उनको? देखें, बाप बेनामी अकाउंट है, हमें पता ही नहीं है, बच्चों के पैसे हैं, जाकर उन्होंने पूछो। यार मुझे बता देना, आपका बच्चों से भी ताल्लुक नहीं है। आपका मुलाजम जिसकी तनख्वाह 25,000 है, वो 2 अरब रुपए आपके अकाउंट में भेजते हैं, उसका भी ताल्लुक नहीं है। वो फिर आपका ताल्लुक है किसे? ना इस मुल्क के कानून से आपका ताल्लुक है, ना इस मुल्क की आवाम से आपका ताल्लुक है, ना इस मुल्क में इंसाफ करने से आपका ताल्लुक है। इस मुल्क को लूटने के अलावा आपका ताल्लुक क्या है? क्योंकि हम एस्टैब्लिशमेंट से नाराज हैं, लिहाजा करप्शन हमारा हक है। बस ठीक है। साहब बड़े परेशान लग रहे हैं आज मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो मुझे अमीन फ़हीम साहब याद आ गए, उनको तो 2 करोड़ बैंक में आ गए, उनको कभी पता ही नहीं चला कहाँ से आए हैं भाई। ऐसे वो जो वजीर अमीन फ़हीम थे, अल्लाह बख्शे, पीपल्स पार्टी के लीडर थे, उस जमाने में 2 करोड़ बड़े पैसे थे। अच्छा, आज की बड़ी अहम खबर है मेरे ख्याल में के तो आ गए थे ना। मैं कह रहा हूँ इधर बंदे जिसके घर में खाने के लिए आटा नहीं, सब्जी पकाने के लिए, वो मुझे उसको बिजली का बिल भेज रहा है, उसको बिजली का बिल बड़ा सा आ जाता है, गैस का बड़ा बिल आ जाता है। अरब रुपया मुझे दे रहा है वो। अच्छा, खान साहब ने आज, मैं कह रहा हूँ करप्शन करनी है, तो आप कह रहे हो कि नहीं करप्शन नहीं है, दोनों से साबित करो। दोनों से एक सवाल है। एक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत ही पॉजिटिव एक स्टेटमेंट दिया, मुझे ये समझ नहीं स्टेटमेंट कैसे दे दिया उन्होंने। आज जो बिजनेस काउंसिल है उसको ऑर्डर किया, उसको हुक्म दिया कि आपने कोई और टैक्स नहीं लगाना। तो काजी साहब ये किस तरह होगा? पाकिस्तान अब किस तरह चलेगा? आज उन्होंने ऑर्डर दिया कि आपने नया कोई टैक्स नहीं लगाना। किसको ऑर्डर दिया है? जो बिजनेस काउंसिल, इसमें आपके वजीर खजाना भी सारे बैठे हैं, आज उन्होंने स्पेशली उनको कहा कि आपने नया टैक्स। आज करना वज़ीर-ए-आज़म धड़ाधड़ अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर रहे हैं, वो तमीराती फंड भी दे रहे हैं। कोई मौसम खराब लगता है। एक मुतालबा सुना दूं, जल्दी से सुनाएं यार, टाइम कम है। वज़रा का क्या ताल्लुक है? फैसला किया है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने, उसको बुलाए ना नायब के अंदर, ईसीसी के चेयरमैन को बुलाए ना नायब के अंदर। चीनी का मामला बड़ा सीधा है, कसूरवार वज़ीर-ए-आज़म और काबीना है। नायब का केस बनाए, उनको अंदर करें। ये 22 अरब की ये सब्सिडी किसने दी थी? तो याद है आपको? इन्होंने दी थी। यार कितने मासूम इनोसेंट बंदे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिस पर उसका दुश्मन भी नहीं कह रहा वो करप्ट है, इमरान खान तो करप्ट नहीं, तो अपना वज़ीर-ए-आज़म करप्शन पे नाहल हुआ, सजा 22 अरब की सब्सिडी तो उनको कह रहे हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, यहाँ अदारे इंडिपेंडेंट नहीं है। यार क्या दौरा में आ रहा है काजी साहब, इन्हीं बातों से मेरे। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मुझे ये बताएं कि ये असेंबली में जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, हमारे जूता मारने जाते हैं। नहीं, उसके बाद कहते हैं नहीं मैं एक कन्विक्टेड का मुलाजिम हूं। मुलाजिम तो नहीं कहा उन्होंने, मतलब मेरा वज़ीर-ए-आज़म आज भी वही है। तो ये यहाँ लीडरों के ये मुलाजिम है सब उन लीडरों के। पाकिस्तान बांझ हो चुका है एक अच्छा लीडर पैदा करने के लिए। बिल्कुल सही, मेरी राय है, कोई
इन्होंने इस धरती ने लीडर ही पैदा करना है। ना हबीब जालब आ रहा है, ना फैज़ आ रहा है, ना मुझे ख़त्म करना है। कल को जो कोयटा का जो हुआ दहशतगर्दी का वाक़या, उस पर हम बहुत अफसोस भी करते हैं, उसको कंडेम भी करते हैं, मगर बात यह है कि इन बातों से निकल आए। कोरोना की वजह से जो दुनिया पैदा हो रही है, ये अब ढकोसले नहीं चलने, हमें रियल फैसले करने पड़ेंगे बहुत जल्दी, और हम देखेंगे आने वाले दिनों में। बहरहाल जो हो हमारे लिए अच्छा हो और कोई अच्छे की हम कोशिश भी करें। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।